नमस्कार। इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में आज मैं आपको मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ाऊंगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी मगध बहुत महत्वपूर्ण है। बीए के सिलेबस में भी ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जिसके बारे में अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है। मगध इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत लंबे समय तक भारत का राजनीतिक नेतृत्व इस मगध के पास था। यानी कि अगर प्राचीन भारत में मगध, भारत का इतिहास में कहूँ कि भारत का इतिहास, जो मगध का इतिहास होता था वही भारत का इतिहास होता था। मगध के ऊपर बैठने वाला जो शासक होता था वो लगभग उत्तर भारत को नियंत्रित करता था। मगध ने एक लंबे समय तक भारतवर्ष का नेतृत्व किया था और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मगध के साम्राज्यवादी शासकों ने देश को एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया था। अगर दूसरे शब्दों में राजनीतिक एकता के श्रेय के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस मगध साम्राज्य का रहा है। मगध आज के दक्षिणी बिहार में पटना और गया जिले के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर मैं मगध की भौगोलिक स्थिति आपको बताऊं तो आज का जो दक्षिणी बिहार है उसमें पटना और गया जिले के आसपास के जो प्रदेश थे वो इस मगध साम्राज्य के अंदर आते हैं। प्राकृतिक रूप से ये मगध 3 नदियों से घिरा हुआ होता था। मगध के उत्तर में सोन नदी बहती थी, मगध के पश्चिम में गंगा नदी बहती थी और इसके पूर्व में चंपा नदी बहती थी। इसके पूर्व में जो नदी थी वो चंपा थी और छोटा नागपुर तक एक लंबा पठारी प्रदेश भी इसको और राज्यों से अलग करता था। इस मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीवृष थी और इसके बाद बहुत बाद में इसकी राजधानी ग्रीवृष के स्थान पर पाटलिपुत्र कर दी गई थी। यानी कि प्रारंभिक राजधानी इसकी ग्रीवृष थी और उसके बाद इसकी राजधानी बदल के पाटलिपुत्र कर दिया गया था। मगध का इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्रारंभ नहीं होता। हमें पुराणों में भी मगध का उल्लेख मिलता है और हमें महाभारत में भी इस मगध का उल्लेख मिलता है। महाभारत के युग में बृहद्रथ वंश था, जरासंध भी उसका शासक हुआ करता था। महाभारत काल में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति इस जरासंध की थी और कम से कम ये हमें मानना चाहिए कि कृष्ण की राजनीति की अगर हम बात करें तो उसमें जरासंध का भी एक बहुत बड़ा योगदान हमको महाभारत युग के अंदर दिखाई देता है। इस बृहद्रथ वंश ने कब तक शासन किया, कितने लंबे समय तक शासन किया, इसके बारे में कोई हमको ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। परंतु बृहद्रथ वंश के बाद ये माना जाता है कि शायद इस वंश में हर्यक वंश ने शायद इस बृहद्रथ वंश का स्थान ले लिया होगा। मैं जिस युग की बात आपको बताऊंगा, मैं जिस कालखंड की बात मैं आपको बता रहा हूँ उसका संबंध महाभारत से बिल्कुल नहीं है। उसका संबंध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है। यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल के आसपास मगध की क्या स्थिति थी। मैंने आपको ये बताया है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि तत्कालीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में गणतंत्र भी थे और राजतंत्र भी थे। गणतंत्र वो होते थे जहाँ राजा का निर्वाचन किया जाता था, राजा का चयन किया जाता था, इलेक्शन नहीं होता था, राजा का चयन किया जाता था। और जो राजतंत्र थे वहाँ पर एक तरह से वंशानुगत रूप से राजा गद्दी पर बैठा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमको 4 बड़े बड़े राजतंत्र दिखाई देते हैं। पहला जो सबसे बड़ा शक्तिशाली राजवंश था वो मगध का था, फिर दूसरा कौशल का था, फिर वत्स का था और अवंती का था। यानी कि 4 वंश थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 4 राजवंश थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उसमें कौशल, वत्स, अवंती और मगध। और इन चारों में सबसे शक्तिशाली जो राजवंश था, सबसे जो शक्तिशाली जो राजतंत्र था वो मगध का माना जाता है। अब ये प्रश्न ये पैदा होता है कि और भी तो अवंती जैसा राज्य भी था, वहाँ पे वत्स जैसा भी राज्य भी था, वहाँ पे तो कौशल जैसा राज्य भी था, परंतु इन राजवंशों ने इतनी उन्नति
क्यों नहीं की, अकेले मगध ने इतनी उन्नति क्यों की? तो इसके कई कारण थे। एक तो मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि वो उसको प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करती थी। यानी 3 नदियों से घिरा हुआ वो प्रदेश था, उसकी राजधानी सुरक्षित थी, इसलिए अचानक उसके ऊपर आक्रमण करना सहज नहीं होता था। इसलिए प्राकृतिक रूप से वो सुरक्षित राज्य था, इसलिए वो अपने विकास और राजतंत्रों की अपेक्षा कर पाया। दूसरी बात ये थी कि जब इस मगध ने अंग राज्य को जीता था तो अंग राज्य के बहुत से हाथी, उसको प्रचुर मात्रा में हाथी प्राप्त हुए थे। उस समय के अंदर, उस युग के अंदर वो राज्य शक्तिशाली माना जाता था जिसके पास हस्ती सेना ज्यादा होती थी, हाथियों की सेना ज्यादा होती थी। तो युद्ध में हाथियों का प्रयोग भारत में बहुत पुराना होता है, बहुत पुराने समय से ही हाथियों का प्रयोग भारत में किया जाता था। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में जब इस मगध प्रदेश को अंग के हाथी प्राप्त हो गए तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी हस्ती सेना, बहुत बड़ी हाथियों की सेना इस मगध राज्य को प्राप्त हो गई थी। फिर तीसरी बात है कि मगध के पास अपने बहुत सी लोहों की खदानें थी, यानी कि प्रचुर मात्रा में लोहे की खदान होने के कारण वहां प्रचुर मात्रा में लोहा होता था और इस लोहे से वो अपने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर सकते थे। तो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण लोहे की खदानों के कारण वहां पर संभव होता था। फिर मगध भारत के मध्य में विस्तृत था, इसलिए उसका विकास और राज्यों की तुलना में सहज था। और एक और महत्वपूर्ण कारण था कि मगध के लोगों के विचार और भारत की तुलना में कुछ उदारवादी थे, कुछ लचीले थे, इसलिए वो अपने विचारों के प्रति इतने कट्टर नहीं थे। इसलिए भी शायद उनका विकास जो था और राष्ट्रतंत्रों के मुकाबले जल्दी हुआ था, सहज हुआ था और बहुत जल्दी मगध उत्तर भारत में भारत का नेतृत्व करने की स्थिति में आ गया था। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि मगध के उस राजवंश के बारे में जिसने कि मगध राज्य का विस्तार का प्रारंभ किया था। वो राजवंश था हर्यक वंश। 545 बीसी से लेके 412 बीसी तक इस राज्य ने देश के ऊपर शासन किया था। कब तक राज्य किया था उसने? 545 ईसा पूर्व से लेके 512 ईसा पूर्व तक उसने देश का नेतृत्व किया था। और इस राजवंश का, हर एक राजवंश का जो संस्थापक माना जाता है वो बिंबिसार था। हर एक राजवंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, जिसके बारे में ये हमको पुराणों से और कुछ बौद्ध ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है कि 15 वर्ष की अवस्था में बिंबिसार के पिता ने उसको मगध का शासक बना दिया था। क्योंकि बहुत पुराने ग्रंथ हैं, हमको बहुत ज़्यादा विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती, परंतु जो भी हमको जानकारी प्राप्त होती है उससे ऐसा लगता है कि इस वंश का जो पहला शासक था वो 15 वर्ष की अवस्था में ही गद्दी बैठा था और उसके पिता ने ही उसको अपनी गद्दी सौंप दी थी। अब हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने गद्दी में बैठने के बाद अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। ये वो शक्तिशाली राज्य था जो अपनी सीमाओं से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ये निश्चय किया कि उनके राज्य का विस्तार होना चाहिए और विस्तार के लिए उन्होंने नई नई नीतियों का प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। फिर दूसरा उनका तरीका अपने राज्य का विस्तार का था मैत्री संबंधों के द्वारा उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करना चाहा, अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहा। और तीसरा उनका जो तरीका था वो युद्ध नीति का था। यानी कि हर्यक वंश के इस पहले शासक बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, मैत्री संबंधों के माध्यम से और युद्ध नीति के द्वारा इस मगध साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की। अब आइए वैवाहिक संबंध भी कैसे किस राज्य के विस्तार में सहायक हो सकते हैं, इस बात का अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो हम बिंबिसार के माध्यम से देख सकते हैं। एक छोटे से इस मगध राज्य का विस्तार वो कैसे वैवाहिक संबंधों के माध्यम से करते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपना विवाह एक बहुत भारत के तत्कालीन महत्वपूर्ण राज्य कौशल के साथ किया। कौशल तत्कालीन भारत का बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रतंत्र था और इस कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। उन्होंने इनकी बहन कौशला देवी के साथ बिंबिसार की शादी हुई। बहन कौशला देवी के साथ बिंबिसार की शादी हुई, यानी कौशल देवी प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी अब बिंबिसार की पत्नी थी। अब इस वैवाहिक संबंध से बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकले। मगध के लिए ये वैवाहिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि शक्तिशाली जो कौशल नरेश था, शक्तिशाली जो कौशल राजवंश था,
उसका मैत्री सम्मान दिया है, उसकी मैत्री का सीधा सीधा फायदा इस मगध राज्य को हुआ। फिर जो दूसरी बात थी कि 1 लाख राजस्व का गांव, 1 लाख राजस्व की इनकम का गांव काशी इन्होंने यानी कि प्रसेनजीत ने दहेज के रूप में मगध को प्रदान किया। इससे राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। जो मगध का जो क्षेत्रफल था वो इससे बढ़ा, यानी कि अगर वैवाहिक संबंध में अगर कौशल के साथ उसका वैवाहिक संबंध था, उसका सीधा सीधा जो फायदा हुआ था वो एक तो कौशल नरेश की मित्रता बढ़ी, दूसरा क्षेत्रफल के अंदर वृद्धि हुई, और तीसरा 1 लाख के राजस्व वाला जो गांव था काशी वो मगध को उपहार में मिला। और इस तरह जो मगध राज्य था कौशल के साथ शादी से काफी मजबूत हुआ। दूसरा वैवाहिक संबंध उसने वैशाली के लिच्छियों के साथ किया। वैशाली के लिच्छवी तत्कालीन भारत में बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, बहुत युद्धपरक जाति मानी जाती थी, युद्ध प्रिय जाति थी। ये बहुत अच्छे लड़ाकू होते थे, बहुत बड़े अच्छे लड़ाके होते थे। वहां का राजा थे चेटक। चेटक की पुत्री थी चेलना। इसके साथ बिम्बिसार ने विवाह किया। इससे क्या फायदा हुआ, एक तो युद्ध प्रिय वैशाली इनके साथ हो गए, और दूसरा वैशाली के साथ वैवाहिक संबंधों से मगध की उत्तरी सीमा जो है वो सुरक्षित हो गई। और वैशाली में चूंकि गंगा बहती थी, इसलिए गंगा का फायदा मगध के व्यापारियों को मिला, यानी कि व्यापार इससे उन्नत हुआ, उसकी उत्तरी सीमा सुरक्षित हुई, और वैशाली के लिच्छियों का शक्तिशाली जो युद्ध प्रिय जाति थी उसका साथ भी इस बिम्बिसार को प्राप्त हो गया। तीसरा उसने वैवाहिक संबंध किया था मध्य प्रदेश की जो राजकुमारी थी वो क्षेमा थी। तो मध्य प्रदेश के साथ भी उसके वैवाहिक संबंधों ने मध्य प्रदेश को उसका मित्र बना दिया, और इस तरह उसकी सामरिक शक्ति यानी कि बिम्बिसार की सामरिक जो शक्ति थी वो बढ़ी। उसके बाद मिथिला के राजा के साथ भी उसके जो वैवाहिक संबंध थे वो काफी अच्छे हुए। मिथिला की जो राजकुमारी थी वासवी के साथ उसने विवाह किया, और वासवी के साथ इस विवाह से मिथिला के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हुए। अब अन्य विवाह भी उसने किए होंगे, क्योंकि मैं इन 4-5 विवाहों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो बौद्ध ग्रंथ है महाभारत की विशेष रूप से वो बताता है कि बिम्बिसार की 500 रानियां थी। 500 रानियों का मतलब था उसके वैवाहिक संबंध और राज्यों के साथ भी और नरेशों के साथ भी रहे होंगे। और एक और आपको बता दूं कि उसने कूटनीति के माध्यम से, अब दूसरा जो उसका उपाय था, दूसरा जो उसका तरीका था अपने राज्य विस्तार का था, वो था विजय के द्वारा। उसने सबसे पहले विजय नीति के द्वारा अंग के ऊपर आक्रमण किया। अंग तत्कालीन भारत का बहुत शक्तिशाली राज्य था, और अंग के ऊपर उसने आक्रमण किया। और अंग के ऊपर आक्रमण का परिणाम ये था कि अंग के ऊपर आक्रमण करने के लिए पहले उसने कूटनीति का सहारा लिया, और कूटनीति के द्वारा उसने अंग के ऊपर आक्रमण किया। अंग ने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया था मगध का, परंतु अंग नरेश ब्रह्मदत्त हार गए, युद्ध में मारे गए, और अंग का विलय मगध के अंदर कर दिया गया था। अब कितना बड़ा राज्य था बिम्बिसार? कहते हैं बौद्ध ग्रंथ को अगर हम माने तो उसका राज्य 300 योजन तक विस्तृत था। 300 योजन तक बिम्बिसार का राज्य विस्तृत था, और उसके साम्राज्य में 8000 गांव थे या शहर थे, यानी कि बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना अपने जीवन काल में बिम्बिसार कर चुके थे। 300 योजन का विस्तार था, और 8000 गांव या शहर उनके अपने साम्राज्य के अंदर थे। और एक और बात थी कि उन्होंने 80,000 ग्रामीणों की एक सभा का आयोजन किया गया था। तत्कालीन भारत में ये बहुत आश्चर्य की बात लगती है कि ग्रामीणों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बिम्बिसार आयोजित करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि 80,000 गांव उसके साम्राज्य के अंदर थे, विद्यमान थे। अब आइए उनका शासन कैसा था। बिम्बिसार का जो शासन था 6वीं शताब्दी ईस्वी की पूर्व के जो मगध साम्राज्य था उसका शासन कैसा था। सबसे पहले बहुत कठोर शासन हुआ करता था बिम्बिसार का। वो अपने मंत्रियों के माध्यम से, अपने महामात्राओं के माध्यम से अपना शासन किया करते थे, और जो मंत्री
उनको गलत राय दिया करता था, गलत सलाह दिया करता था, उसको कठोर दंड दिया करते थे। और ऐसे मंत्री जो उनको अच्छी राय देते थे, नेक सलाह देते थे, उनको वो पुरस्कृत करते थे। यानी कि शक्तिशाली साम्राज्य, एक शक्तिशाली शासन नीति जिसके अंतर्गत मंत्रियों से ये अपेक्षा की जाती थी वो राज्य को सही सलाह देंगे, गलत सलाह देने वाले महामात्राओं को दंडित किया जाता था, अच्छी राय देने वाले मंत्रियों को पुरस्कृत किया जाता था। ये बिंबिसार के शासन की एक विशेषता थी। फिर दूसरा उनका जो दंड देने का तरीका था, तत्कालीन राष्ट्रीय व्यवस्था में कठोर दंड प्रणाली उन्होंने विकसित की थी। कठोर दंड में मृत्युदंड दिया जाता था, कारावास की सजा दी जाती थी, जीव काटने की सजा दी जाती थी, पसलियों को तोड़ने की सजा दी जाती थी, दागने की सजा दी जाती थी, कोड़े मारने की सजा दी जाती थी। यानी कि एक कठोर दंड के माध्यम से प्रजा में अपराधियों में एक भय उत्पन्न करने का वो प्रयास करते थे। अब जो शासन था उनका, अपने शासन को उन्होंने प्रांतों में विभाजित किया था और बिंबिसार के शासन में जो प्रांत होते थे उनको मंडल कहा जाता था। बिंबिसार के शासन में प्रांतों को मंडल कहा जाता था और हर मंडल का एक मंडलपति होता था या उसका एक मुखिया होता था। वो या तो राज परिवार का सदस्य होता था या फिर वो राजा का बहुत खास होता था। तो जो मंडल होता था यानी कि बिंबिसार के राज्य के जो भाग होते थे, जो अलग अलग राज्य होते थे, उनको मंडल कहा जाता था और उनका जो मुखिया होता था वो या तो राज परिवार का होता था या राजा का या बिंबिसार का बहुत खास होता था। और इस बिंबिसार के जो और जो मंत्री होते थे उन मंत्रियों में सर्वाधिक महामात्र होता था, सेनानायक होता था, व्यवहारिक महामात्र होता था और ग्राम पूजक होता था। यानी 4 तरह के हमको मंत्री दिखाई देते हैं बिंबिसार के, सर्वाधिक महामात्र, दूसरा सेनानायक, तीसरा व्यवहारिक महामात्र और ग्राम पूजक। ग्राम पूजक होता था लगान वसूलने का काम जो करता था उसको ग्राम पूजक कहा जाता था। कहते हैं एक कृषि उत्पादन का जितना भाग होता था उसका 1/6 लगान के रूप में वसूला जाता था। ये वहाँ की शासन प्रणाली थी। यानी कि बिंबिसार का जो शासन प्रबंध था वो बहुत कठोर था। मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, ग्रामीण नियुक्ति किए जाते थे और साथ साथ में जो प्रांत थे उनको मंडल कहा जाता था। आइए अब धार्मिक स्थिति कैसी थी बिंबिसार के शासनकाल की। वो अपने प्रारंभिक जीवन में ब्राह्मण धर्म को मानते थे, परंतु महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने इतने प्रभावित हुए थे, उनका जो राजवैद्य था, बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, उनको महात्मा बुद्ध और बौद्ध संघ के पास चिकित्सा करने के लिए भेज दिया गया था। जीवक कहते हैं उस समय के बहुत माने हुए वैद्य माने जाते थे, बहुत माने हुए चिकित्सक थे। तो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के बाद अपने इस महत्वपूर्ण और विश्वसनीय वैद्य को भेज दिया था ताकि वो महात्मा बुद्ध की चिकित्सा कर सके, बौद्ध संघ की सेवा कर सके। इसके साथ साथ वो जैन धर्म के प्रति बहुत सहिष्णु थे। कहते हैं जैन धर्म में भी जैन जो साहित्य मिलता है वो भी बिंबिसार की प्रशंसा करते हैं। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि ब्राह्मण धर्म छोड़ने के बाद वो ब्राह्मण धर्म के विरोधी थे। उन्होंने एक ब्राह्मण को, सोमदंड नामक एक ब्राह्मण था, उसको चंपा नगरी की जो आय थी वो दान में दे दी थी। यानी कि सोमदंड नामक जो ब्राह्मण था उसको वो उससे इतने प्रभावित थे कि चंपा की संपूर्ण आय उन्होंने उसको दान में दे दी थी। तो धार्मिक दृष्टि से काफी उदार थे, सहिष्णु थे और उन्होंने तीनों ही धर्मों पे, तीनों ही उपासना पद्धतियाँ जो थी उस समय जो प्रचलित थी, चाहे वो ब्राह्मण रहे हों, चाहे वो जैन रहे हों, चाहे वो बौद्ध रहे हों, इनके प्रति वो काफी सहिष्णु थे और तीनों के प्रति वो काफी उदार रहे थे। हालांकि उनका व्यक्तिगत जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। महात्मा बुद्ध से वो काफी प्रभावित थे। कहते हैं कि अपने अंतिम समय में भी उन्होंने महात्मा बुद्ध का नाम लेते ही अपने शरीर को त्यागा था। अब आइए इस महान शक्तिशाली शासक की मृत्यु कैसे हुई। और इतने महान शासक, इतने बड़े शासक की मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई थी। जैन और बौद्ध ग्रंथ हमको भी बताते हैं कि बिंबिसार के पुत्र ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और जेल में डाल दिया था, कठोर यातनाएं दी थी और उन यातनाओं के बाद एक पक्ष ये कहता है कि बिंबिसार ने आत्महत्या कर ली थी। परंतु जो भी हो, बिंबिसार की मृत्यु जेल में हुई थी। जैन ग्रंथ भी हमको इस बात की सूचना देते हैं, बौद्ध ग्रंथ भी हमको इस बात की सूचना देते हैं कि महात्मा कि जो बिंबिसार के जो पुत्र थे अजातशत्रु, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और जेल में उनको भयंकर यातनाएं दी गई थी।
फिर भी भारत के इतिहास में इस महान शासक के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। एक बहुत लंबे समय तक इन्होंने न केवल शासन किया था बल्कि अपने राज्य का, अपने मगध साम्राज्य का इन्होंने विस्तार भी किया था।